प्री बोर्ड जो अपना होने वाला है ना, उसकी पूरी तैयारी कैसे किया जा सकता है। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, जहां पर भी हम टाइम की बात कर देते हैं ना, तो इसका मतलब है एक हम पर पाबंदी लग गई खुद में, है ना। तो हम जो है डिसिप्लिन हो गए। तो यहां पर मैंने कहा है कि सुनो सबकी करो मन की। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा कि कैसे हम अपनी पूरी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। एकदम एक एक करके बारीकी के साथ सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं, और ये अपना प्री बोर्ड जो अपना होने वाला है ना, उसकी पूरी तैयारी कैसे किया जा सकता है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं। सभी बातों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और एक एक चीजों को फॉलो अगर कर लिया तो वो मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मतलब अपना जो ड्रीम मार्क्स है ना, वो आप पा सकते हैं। क्या तरीका होगा, ध्यान दीजिएगा। क्लास 12वीं के जितने भी बच्चे होते हैं स्टेट बोर्ड में, उन्हें 2 किताबें पढ़नी होती है। कक्षा 12वीं के लिए बात कर रहे हैं। सो यहां पर देखो, व्यष्टि और समष्टि, ये 2 किताबें हैं ना। अब इसके अंदर आपको चैप्टर्स दिख जाएंगे कि कितने सारे चैप्टर्स हैं। हर एक बुक में अलग अलग तरीके से चैप्टर का खंडन किया जाता है, लेकिन जहां पर भी आपको क्लास 12वीं के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा और क्लास 12वीं के लिए मैक्रो मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी कंटेंट सब कुछ लिखी हुई रहती है। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं और कब पढ़ना उचित रहेगा, सही रहेगा। ठीक है ना। सो सबसे पहले देखिए किन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। ये रहे आपके सामने सारे के सारी चीजें। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ये देख लेंगे अपना 5 स्टार, यानी कि हमें जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। सच में कह रहा हूं, अगर ये सारे तरीके आपने अपना लिया तो निश्चित ही आप अपने ड्रीम मार्क्स को अचीव कर सकते हो। सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कि आप सिलेबस को गहराई से ना समझें, ये ना जाने कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, तब तक अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले इसी बात को ध्यान देना है कि सिलेबस में कौन सा चैप्टर क्या है और कितने अंक तक का वो चैप्टर पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। जब भी आप टॉपिक को देख रहे होंगे तो उसी समय आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर से जरूर मार्क कर लीजिए। सर, ये पता कहां से चलेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को ले सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देता है कि इन सारे क्वेश्चन को लगातार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो साथ साथ में आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, क्या सर कई बार हम पढ़ते तो जरूर है लेकिन टाइम टेबल नहीं बनाते, तो टाइम टेबल जरूरी होता है क्या? देखिए, जहां पर भी हम टाइम की बात कर देते हैं ना, तो इसका मतलब है एक हम पर पाबंदी लग गई खुद में, है ना। तो हम जो है डिसिप्लिन हो गए, सीधा मतलब यही है। और किसी भी काम को, चाहे तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, हर एक जगह पर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यहां पर अपना टाइम टेबल जरूर तैयार कर लीजिए कि कब हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि कॉमर्स का जो बच्चा है वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ेगा, यानी कि व्यवसाय अध्ययन की भी पढ़ाई करेगा, साथ साथ में लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, मैथमेटिक्स को भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है, और भी कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं आपके अनुसार। तो आपका तो 5 सब्जेक्ट तो होगा ही। तो यहां पर हम बात करते हैं कि टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल जब भी आप तैयार करेंगे ना, तो सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने पहला पेपर एक पढ़ लिया है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अकाउंटेंसी पढ़ लिया, उसके बाद बीएसटी पढ़ लिया, है ना, फिर अर्थशास्त्र पढ़ लिया। ऐसा मत करना भाई। जब भी आप सब्जेक्ट वाइज चीजों को पढ़ रहे हो ना, तो गैप जरूर रखना। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लगातार किसी भी एक पेपर पर कंसिस्टेंसी ज्यादा लंबे समय तक नहीं दे पाते हैं, और ये बात सच्चाई है। तो जब भी आप रूटीन बनाएं, दैट मीन्स टाइम टेबल बनाएं, तो ऐसे नहीं कि जैसे तैसे आपने तैयार कर दिया, नहीं, आप उसमें अपना जो है 15 से 10 मिनट तक का गैप रखिए, जरूर से जरूर रखिए। हम तो हमेशा सजेस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो एक सब्जेक्ट के बाद आप थोड़ा सा गैप ले लीजिए, उसमें घूमिए फिरिए, या फिर जो भी आपको एक्टिविटी करने का मन करता है वो सब करिए, या फिर उसी बीच में आप कुछ कुछ जो है ना फनी वीडियोस भी देख सकते हैं। ये आपके काम का चीज हो सकता है। मैं एडिक्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपकी ये जो पढ़ाई है ये अच्छे से और अच्छे से मजेदार तरीके से हो सके। ठीक है ना। अब देखोगे, हस्तलिखित नोट्स जरूर से जरूर तैयार करें, चाहे तो कितनों ही आपको टीचर्स ने दिया वो नोट्स, लेकिन जब तक आप अपनी हैंडराइटिंग खुद ना नोट्स तैयार नहीं करते,
तब तक आपकी प्रिपरेशन अधूरी है मेरे अनुसार। क्यों? देखिए, जब आप अपने अनुसार चीजों को तैयार करते हैं तो वो आपका एक तरीके से प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। खुद से तैयार किया हुआ है, उस पर विश्वास भी ज्यादा होता है। कौन सी चीजें कहां पर लिखी हुई है ये भी आपको पता चल जाता है और ये लंबे समय तक याद भी रहता है। सो अपना हैंड रिटेन नोट्स जरूर से जरूर तैयार करना, ठीक है ना। उसके बाद बात आता है क्या सर नियमित लेक्चर हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन? अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किया है तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन हैं। ये हमारा आधुनिक भारत है और आप इसमें अपने आप को बेस्ट साबित करो, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। चाहे तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर चुके हो, कोई मायने नहीं रखता। अब देखो, उसी टॉपिक पर आपको अलग तरीके से दूसरे टीचर बता भी रहे हैं तो वो आप आइडिया ले सकते हो। समझ रहे बात को? इसके साथ में हस्तलिखित नोट्स जो है ना, इसका शॉर्ट नोट्स अगर आप तैयार कर सके तो फिर ये आपके जो तैयारी है उसमें तो 4 चांद लग जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स क्या करता है, बेसिकली आपको कम टाइम में रिवीजन करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो हैंड रिटेन नोट्स जब तैयार करेंगे तो उससे छांट छाड़ करके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। नियमित लेक्चर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी ले रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना कि एक भी लेक्चर आपसे मिस ना होने पाए। रेगुलरिटी जरूरी है लेक्चर के अंदर में, ठीक है। उसके बाद जब भी आपका ना लेक्चर लगता है उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको थिंकिंग बिल्डअप करता है। जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना सारी चीजें कि आपको बेटा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो खुद एनसीईआरटी को कई बार पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके के राज हैं जो कि आप अपने मार्क्स में 4 चांद लगा सकते हो। तो भैया एनसीईआरटी आप जरूर से जरूर पढ़िए और जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाता है और वो टर्मिनोलॉजी आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में आपको परेशान करेगा। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ते समय आप हाइलाइटर को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये बातें समझ आ गई। इसके बाद क्या है, प्रतिदिन प्रश्न पत्रों को लिखने का अभ्यास करिए। खुद से क्वेश्चन जनरेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पिछले 5 साल के जो प्रश्न पत्र आपने देखे होंगे, मैंने जैसे सिलेबस के अंदर में जिक्र करा, तो वहां से आप उन सारे क्वेश्चन को लेना। आंसर आपको नहीं लिखने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक से ही आपने उठा करके आंसर भी लिख दिया, नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को लेना है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस खुद करनी है। ये बात समझ आ गई? मैंने क्या कहा, आपको पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को लेना है और उसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसका सटीक उदाहरण के साथ आप हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये बातें अगर समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जितना भी आप चाहो पढ़ लो, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज या फिर मॉक टेस्ट ना लगाते हैं ना, तब तक बात सही नहीं बनती है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको पता चलता है कि कंसेप्ट में क्लैरिटी कितनी है, क्योंकि पढ़ तो सभी कोई लेते हैं, याद तथ्यों को लंबे समय तक सभी याद रख लेते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो कितना ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सभी किताबें अच्छी नहीं होती, हर एक चीजों में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है और इसकी जानकारी आपको यहां से पता चलेगा एमसीक्यूज से या फिर मॉक टेस्ट से। आप कहेंगे सर एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा कहां से निकल सकता है, तो सबसे पहले 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हमने बात किया है उस पर एमसीक्यूज भी मेंशन होंगे, स्वाभाविक सी बात है, वहां का आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावे आप कोशिश करिए कि अध्यायवार अगर मिल जाए, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाए, तो ये तो फिर और भी अच्छी बात हो गई, ठीक है ना। तो फिर आप 4 स्टार नहीं बल्कि 5 स्टार को भी अच्छे से अचीव कर पाओगे, ठीक है। समझ आ गई बात? अब देखो भाई मेरे, जब भी हमने कहना है ना कि ये सारा प्लान तो सर बहुत अच्छे से हमने सेटअप कर लिया, हमने कहा आप नोट डाउन भी कर सकते हो इन सारी बातों को, लेकिन बात आता है सर हमने 6 दिन पढ़ाई किया, मंडे टू सैटरडे, मान लीजिए ये 6 दिन पढ़ाई हो गया, मंडे टू सैटरडे। अब सर संडे को क्या करना चाहिए? तो संडे आप अपने अनुसार देखिए, मैंने यहां पर आपके लिए मेंशन भी कर रखा है। हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं भाई कि 6 दिन आप अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा करके पढ़ाई करो, लेकिन आप ये मत भूलो कि आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तो सिर्फ आपको स्टूडेंट की तरह ही रहना है, ऐसा नहीं मैं कह रहा। मिक्स थोड़ा सा बनिए, और मिक्स बनने का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई अदर एक्टिविटीज भी कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
क्योंकि देखिए, जब भी आप दूसरे से इंटरेक्ट करते हो ना, तो आपको झिझक महसूस होता है। तो ऐसे में आप फ्रेंड से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, उनसे पूछिए कि उस टॉपिक पर उन्होंने क्या पढ़ा है, किस तरीके से वो एमसीक्यूज हल कर पा रहे हैं। आप भी उनको मदद करिए, वो भी आपको मदद करेंगे। सिर्फ आप लेने पर मत रहिए, देने की भावना भी रखिए। ये जब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनेगा ना, सच कह रहे हैं, वो आपको दोस्त ना बहुत ज्यादा मदद करेगा, आप उनको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन होगा, और इसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, और यही आप दोनों को आगे निकलने में मदद करेगा। ठीक है, बातें समझ आ गई होगी। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि संडे स्पेशल आपके लिए है। इसमें आप कोई भी एक ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे कि आप पढ़ाई में ही वैल्यू एडिशन दे सको। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा है कि सुनो सबकी, करो मन की। सुनो सबकी, जो लोग कह रहे हैं कि संडे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं खुद नहीं आपको कह रहा कि ये करना है, बल्कि ये कह रहा हूं कि सुनो सबकी। मेरी भी बात आप सुन लिए। ठीक है, करो खुद की। जो मन में आ रहा है, विचार आ रहा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, कोई नई एक्टिविटीज है जो कि कहीं ना कहीं आपको अलग अलग चीजों में मदद कर रहा है, जैसे कि आपको किसी वर्ड को लेकर के प्रोनाउंसिएशन में मदद कर सकता है। मुझे याद भी दिक्कत होता है, सच बता रहे हैं, किसी वर्ड में आज भी दिक्कत होता है, चाहे तो इंग्लिश का कोई वर्ड हो, हिंदी का कोई वर्ड हो, उर्दू का कोई शब्द हो। ऐसे ऐसे तथ्य बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर में, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बात समझ आ गई? मैं रेगुलर करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं हो पाता। तो ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही बातें हो गई, ये आपको कहीं ना कहीं आगे और भी ज्यादा मदद करने वाला है। सो अपनी प्री बोर्ड की पूरी तैयारी जो है इस तरीके से कर लो। जैसे मैंने कहा, सिलेबस को अच्छे से देख लो, कौन से चैप्टर कहां पर है, कितने अंक का है, और उस चैप्टर से कितने अंक तक का सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात, टाइम टेबल को जरूर बनाइए, और टाइम टेबल बनाते समय आप जो है ना, हर एक टाइम के बीच में, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा गैप रखना समय का। जैसे कि अकाउंटेंसी पढ़ लिया और लेखा शास्त्र पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ना है अर्थशास्त्र को, तो उसके बीच में 10 से 15 मिनट का गैप रखिए, और उस गैप के अंदर में आप अपने फैमिली से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, या फिर अदर कोई एक्टिविटीज कर लीजिए। ठीक है, बात समझ रहे हो? इंटरेस्ट जगाने का अच्छा तरीका है कि आप जो है ना, कहानियां पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहानियां सुन सकते हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो 15 मिनट आपका कामयाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? इसके बाद हस्तलिखित नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा, चाहे तो टीचर्स ने आपको कितनों ही सुंदर नोट्स दे दिया है, आप उसे अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए एक बार। ठीक है, लिख करके दो, देखिए सारे तथ्य आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि नियमित लेक्चर लगाइए। ठीक है, नियमित लेक्चर लगाने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा इसमें टर्मिनोलॉजी है, तो उसे हाईलाइट करते जाइए। और भी इंपॉर्टेंट बात करें कि प्रतिदिन आपको जो है ना, प्रश्न पत्र लिखने का अभ्यास करना है। पर डे लिखने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि कोई दिन आपके मिस हो जाए। ठीक है, संडे को, इवन संडे को भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न पत्र लिखना क्यों जरूरी है? देखिए, एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पर डर होता है कि कहीं कुछ वर्ड छूट ना जाए, कहीं जो है हमारा आंसर गलत ना हो जाए। तो इसका अभ्यास पहले से रहेगा तो फिर एग्जामिनेशन का डर खत्म, और जहां डर खत्म वहां जीत शुरू हो जाती है। वही ध्यान से सुनो। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्येक अध्याय का एमसीक्यूज हल करिए जितना ज्यादा हो सकता है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, वहां पर भी एमसीक्यू रहता है। ठीक है, आप स्पेशल संडे कुछ भी करिए, है ना। सुनो सबकी, करो मन की, मैंने सारी बातें आपको बता दी है। ये सारी बातें जो है आप कितने अंदर, कितने समय से, कितनी गहराई से फॉलो करते हैं, ये अब मायने रखता है। मैं बार बार एक वर्ड दोहराता हूं, और वो ये कहता हूं कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। तो छोटे छोटे प्रयास करिए। आज जो है आपने देखिए कि कौन सा काम किया है, कौन सा नहीं किया है, और आज से नहीं बल्कि हम कहेंगे कि अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आज का काम आज करेगा वही दुनिया में एक दिन राज करेगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।